गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। पिछले क्लास में हमने फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में जाना था और ये किस प्रकार चुंबकीय व्यवहार करते हैं इसके बारे में भी जाना था। आज हम लोग उसके अंदर वह किस प्रकार से उसमें यह गुण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है विभिन्न स्थायी कक्षकों में क्या है परिभ्रमण करते रहते हैं। इस गति को इलेक्ट्रॉन की क्या है कक्षीय गति कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या है एक परमाणु बताया गया है जिसमें नाभिक है तथा उसके महत्तम दूरी में क्या है एक इलेक्ट्रॉन क्या है गति कर रहा है। तो देखिए यह जो इसके चारों ओर गति कर रहा है वह क्या है वृत्तीय गति है और इसको क्या कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। जैसा कि सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर गति करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं चक्रण गति, स्पिन मोशन कहते हैं। आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा ही होगा स्पिन मोशन, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत में पढ़ा है कि उसके चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते मतलब एस का मान या तो +-1/2 ही होगा, है ना, या तो +1/2 होगा या +1/-2 है ना। ठीक इसी प्रकार ही यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है। एक वह नाभिक के चारों ओर गति करते रहता है, इसे हम लोग कहते हैं कक्षीय गति। और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में ही घूमते रहता है, अपनी दूरी पर ही घूमते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं चक्रण गति कहते हैं। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है एस कक्षक के लिए, तो एक को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं और दूसरे को इस डायरेक्शन में। ये क्या है स्पिन मोशन कहलाता है ना। इसी को बताने के लिए पाउलीज ने क्या है बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान क्या है समान नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर इस प्रकार की जो गति करता है वह किस प्रकार, तो उस गति से कैसे उसमें चुंबकत्व का गुण स्थापित हो जाता है। तो देखिए आगे कहा जाता है कि कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति कार्य करता है। धारा लूप अर्थात जिसका कोई सिरा खुला ना हो। तो देखिए ये बंद सिरे के जैसा है, तो ये क्या गुण प्रदर्शित करता है एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी यह व्यवहार करता है, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसका क्या होता है एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह पाया गया है कि प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में उसका योगदान क्या होता है कक्षीय गति की अपेक्षा चक्रीय गति में, कक्षीय गति अर्थात इसके चारों ओर घूमने वाली गति की अपेक्षा ये स्पिन मोशन में 90% अधिक योगदान रहता है। प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण उसके सभी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगबल के बराबर होते हैं। इस आधार पर हम अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करते हैं। ठीक, यहाँ तक सभी का क्लियर है? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, क्या है चुंबकीय आघूर्णों के अनुसार। देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है।
कहा जा रहा है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में क्या है जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चक्रण क्या है, एक ही दिशा में होता है। चक्रण क्वांटम संख्या से आप जान सकते हैं इसे। अतः प्रत्येक परमाणु का एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा। फलस्वरूप प्रत्येक परमाणु एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे परमाणुीय चुंबक कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणुीय चुंबक अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं। फलस्वरूप पदार्थ की परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण प्रदर्शन नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य होता है। इस कारण ये क्या है, सामान्य अवस्था में चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, जैसा कि चित्र बी में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका ओरिएंटेशन, इनका चक्रण देखिए अलग अलग दिशा में है ना। ये क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय आघूर्ण मान लेते हैं इसको, छोटे जो डाइपोल मूवमेंट। ठीक, तो ये क्या है, इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, ए की दिशा इस डायरेक्शन, बी की दिशा इस डायरेक्शन है ना। लेकिन जब इसमें बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो क्या है, ये सभी एक ही दिशा में एलाइन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणुीय चुंबकीय पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने पिछले व्यंजकों में पढ़ा था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाते हैं, रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसका परिमाण होता है mb, है ना। जो दिशा में समान दिशा में क्या है, विपरीत होते हैं किंतु परिमाण में बराबर, तो ये क्या है, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और वो बलयुग्म क्या है, उस दंड चुंबक को क्षेत्र के समांतर ले आता है। ठीक उसी प्रकार का फिनोमिना यहाँ भी प्रयोग में किया गया है। किंतु परमाणुओं का ऊष्मीय विक्षोभ, इसमें क्या होता, ऊष्मीय विक्षोभ मतलब थर्मल एजिटेशन, इसका विरोध करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर परमाणु चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अभिविन्यासित होने लगते हैं। साधारण देखिए और क्या बोला गया है, फलस्वरूप पदार्थ में चुंबकत्व गुण उत्पन्न होने लगता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न अनुचुंबकत्व बहुत ही क्षीण होता है। ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकत्व का गुण भी घटने लगता है। देखिए यहाँ सीधी सी बात है, जब प्रारंभ में जब इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो क्या है, इसमें थर्मल एजिटेशन उत्पन्न होता है, ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है जो उस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं, वह क्या है, विरोध को कम हो जाता है, उसका विरोध उतना ही रहता है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता बढ़ने के कारण ये क्या है, धीरे धीरे होकर एक दिशा में ओरिएंट हो जाते हैं। तो ये जो बल लगाया गया रहता है, यही क्या है, उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। चूँकि यह क्या है, उसमें विक्षोभ के कारण उत्पन्न हुआ रहता है, इसलिए इसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है। ठीक, और जैसे जैसे ताप को हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो क्या है, इनमें ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण क्या है, घटने लगता है। ठीक, अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें सम होती है, जबकि अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती थी, विषम होती थी। याद रखेंगे, प्रत्येक परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन एक एक युग्म बनाते हैं।
प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या है, निरस्त कर देते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में नेट पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे की गई है। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति विपरीत होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग बढ़ जाता है तथा दूसरे का कोणीय वेग घट जाता है। फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध धारा का मान बढ़ जाता है तथा दूसरे से संबद्ध धारा का मान घट जाता है। इस प्रकार प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता, अतः प्रत्येक परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसकी बाह्य दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाती है। अब यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ताप को परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रतिचुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊष्मीय प्रक्षोभ इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति को प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति भी लौह चुंबकीय पदार्थों के प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक माने परमाणुीय चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में एक ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है जिनके कारण अनेक परमाणुीय चुंबकत्व मिलकर कई समूह बना लेते हैं। प्रत्येक समूह में परमाणुीय चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, संरेखित होता है, एक ही दिशा में होता है, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इन परमाणुीय चुंबकों के इन समूहों को क्या है, डोमेन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस रीजन में, इस क्षेत्र में क्या है, सभी चुंबकीय आघूर्णों की दिशा क्या है, इस डायरेक्शन में है ना। और इस क्षेत्र में, इस त्रिभुज में देखिए इस डायरेक्शन में है, इधर देखिए इस डायरेक्शन में है और यहाँ इस डायरेक्शन में, अर्थात ये सब रीजन है वो क्या है, एक डोमेन है। ठीक, तो इसी को बताया गया है कि ये डोमेन की संरचना बनाए हुए रहते हैं। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक डोमेन क्या होता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता रहता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न डोमेन के अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और जो चित्र में बताया गया है देखिए, है ना। फलस्वरूप संपूर्ण डोमेन का जो ये है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो तो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी दिशा इस डायरेक्शन में और इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इस प्रकार सभी का जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। लेकिन जब इसमें क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। पहला क्या है, सभी डोमेन इस प्रकार घूमने लगते हैं कि उनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं बाह्य क्षेत्र के अनुदिश हो जाए। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या है, बढ़ाया जाता है, त्यों अधिकाधिक डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश संरेखित होने लगते हैं और लौह चुंबकत्व का मान क्या है, बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जबकि संपूर्ण डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस स्थिति में लौह चुंबकत्व का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है और इसे लौह चुंबकत्व की तृप्त अवस्था कहते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। और दूसरा क्या होता है, डोमेन की परिसीमाएं विस्थापित होने लगती है। जिन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण, देखिए पहले वाले में, पहला ए में देखिए पहली स्थिति में ये है
जिसमें क्या है, सभी डोमेन की दिशा एक ही दिशा में है, सभी की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देखिए ठीक। अब दूसरी स्थिति का देखिए, डोमेन की परिसीमाएं विस्थापित होने लगती है, अर्थात ये डोमेन की जो स्थिति है वो क्या है, विस्थापित हो जाती है। कोई डोमेन बड़ा हो जाता है, कोई डोमेन छोटा हो जाता है। ठीक, तो डोमेन की परिसीमाएं क्या है, विस्थापित होने लगती है। जिन डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है उनका आकार क्या है, बढ़ने लगता है, तथा जिन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में है या अन्य दिशा में है उनका आकार क्या है, घटने लगता है। जैसा कि चित्र सी में देखिए, ये वाला पहले देखिए, ये वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इसका आकार बड़ा है, तथा इसका आकार छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के अंत से अन्य दिशा में क्या है, इनका आघूर्ण की दिशा है। ठीक, तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो अधिकांश डोमेन अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, किंतु कुछ डोमेन अब भी उसी दिशा में संरेखित होते हैं। फलस्वरूप उस पदार्थ में चुंबकत्व शेष रह जाता है। इसे अवशिष्ट चुंबक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए पदार्थ को क्या है, विपरीत दिशा में चुंबकत्व करना पड़ता है, अर्थात एन ध्रुव जिसमें प्रेरित हुआ है उसे एस ध्रुव के साथ एस ध्रुव उसमें प्रेरित कराते हैं, है ना, विपरीत दिशा में उसे चुंबकित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा अर्थात चुंबकत्व का परमाणु मॉडल के सिद्धांत पर, परमाणु मॉडल मतलब चुंबकीय आघूर्ण, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा हमने क्या है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में जाना है। यहाँ सभी में अंतर बताया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसी का मान है कि वही बताया गया है कि किसमें कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं नर्म लोहा और इस्पात के चुंबकीय गुणों में अंतर। तो देखते हैं नर्म लोहा और फौलाद अर्थात स्टील, इस्पात में क्या है, अंतर क्या होता है। तो देखिए, नर्म लोहा में फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व प्रवृत्ति अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि फौलाद में नर्म लोहे की तुलना में कम चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। दूसरा, नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता, अर्थात नर्म लोहे की निग्राहिता कम होती है, जबकि फौलाद अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए रख सकता है, अर्थात उसकी निग्राहिता अधिक होती है। तीसरा, नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल होता है, ठीक, जबकि फौलाद में ऐसा नहीं होता, दोनों क्या होता है, कठिन होता है। कौन कौन सी क्रिया, चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया क्या होती है, फौलाद में कठिन होती है। अच्छा, चौथा है, नर्म लोहे को चुंबकित करके विचुंबकित करने में कम ऊर्जा क्षय होता है, क्योंकि शैथिल्य हानि इसमें कम होती है। शैथिल्य हानि हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक, शैथिल्य हानि क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो चुंबकित और विचुंबकित करने पर क्या होता है, जो ऊर्जा होती है तो बार बार उसमें चुंबकित विचुंबकित करने से उसमें ऊर्जा क्षय होने लगती है। शैथिल्य ह्रास किसे कहते हैं, आप लोग जानिए। देखिए कि किसी भी चुंबक को बार बार चुंबकित करते हैं, विचुंबकित करते हैं, तो उससे क्या होती है, ऊर्जा की हानि होने लगती है। उस हानि को क्या है, शैथिल्य ह्रास कहते हैं। इसे ट्रांसफार्मर में और अच्छे से पढ़ेंगे, ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, है ना। ठीक, और इसमें चुंबकित और विचुंबकित क्या है, करने में अधिक ऊर्जा क्षय होती है, अर्थात शैथिल्य हानि अधिक होती है, जबकि इसमें क्या है, शैथिल्य हानि कम होती है। ठीक, क्योंकि इसे चुंबकित विचुंबकित करना सरल है। और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक फौलाद के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने नर्म लोहा और इस्पात, है ना, दोनों के चुंबकीय गुणों में अंतर को समझा है। अब देखते हैं आगे।
अब हम लोग देखते हैं पार्थिव चुंबकत्व के बारे में। ठीक, पार्थिव चुंबकत्व को जानने से पहले क्या है, हम लोग कुछ विभिन्न टर्म को भी जानेंगे। ठीक, तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। देखिए, चुंबक के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं है ना, 10वीं सभी क्लास में आपने चुंबक के बारे में जाना है तथा चुंबक को सभी के पास चुंबक होगा ही होगा, है ना, तो उसने इसे महसूस भी किया होगा। तो ये हम सब के लिए नया नहीं है। ठीक, यह क्या है, हमारे व्यवहार में भी काम आता है। ठीक, तो ये अब हम लोग जो प्रयोग पढ़ने वाले हैं, पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि हेतु प्रमाण, तो ये सब हमारे आसपास में घटित घटनाओं का ही इसमें वर्णन किया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को ही पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं और इसके कुछ प्रमाण हैं। पहला क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए छड़ का चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए छड़ का चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव क्या होता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करे। ठीक, और दूसरा क्या है, लोहे का एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देने पर वह कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाता है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करे। और तीसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते समय उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इस बिंदु पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अन्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। चूंकि चुंबक के पास अन्य चुंबक नहीं होता, अतः संतुलित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ही चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। देखिए, उदासीन बिंदु में क्या है, दो चुंबक रखना चाहिए और दोनों का चुंबकीय आघूर्ण समान होगा। वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तो क्या होगा, वहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। चूंकि हम लोग एक ही चुंबक प्रयोग करते हैं, तो एक और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आ रहा है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो उसे क्या होता है, संतुलित करके हमें उदासीन बिंदु प्राप्त करता है ना। चौथा देखिए, 16वीं सदी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गिलबर्ट ने मैग्नेटाइट जिसे क्या है, चुंबकीय पत्थर को एक गोले की आकृति में काटा। उन्होंने पाया कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई उस गोले के भिन्न भिन्न भागों पर ठीक उसी तरह व्यवहार करती है जैसा कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर। अतः सिद्ध होता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। कक्षा 10वीं में आपने सभी ने इन्हें पढ़ा था। देखते हैं, भौगोलिक अक्ष क्या होता है। भौगोलिक अक्ष मतलब यह क्या है, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। हमने इसे पहले भी पढ़ा था, वो क्या है, चुंबकीय अक्ष था। अब देखेंगे भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। ठीक, भौगोलिक यानी उत्तर क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, विषुवत रेखा को ही। यह पृथ्वी के केंद्र के सकेंद्रीय होता है। हो गई। तो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्व केंद्र के स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का व्यवहार क्या है, उसे यहाँ पे बताया गया है।
तो देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई को पृथ्वी के विभिन्न भागों पर ले जाने पर पाया गया है कि भौगोलिक निरक्ष के पास चुंबकीय सुई, भौगोलिक निरक्ष माने इक्वेटर पे, है ना, के पास चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर होती है, जबकि भौगोलिक निरक्ष से किसी गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाने पर उसकी क्षैतिज से झुकाव बढ़ने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर रहता है। यह पाया गया है कि पृथ्वी के दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर ठहरती है। इन स्थानों को भूचुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है। ठीक, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव से कुछ हटकर होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कनाडा में, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव लगभग 1000 मील की दूरी पर 70.75 अंश उत्तरी अक्षांश और 96 अंश पश्चिमी देशांतर पर तथा चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में 73 अंश दक्षिणी अक्षांश और 155 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। प्रयोग द्वारा पाया गया कि इन ध्रुवों की स्थिति सदैव एक नहीं रहती, अपितु यह क्या होती है, बदलती रहती है। तो अब देखते हैं भूचुंबकीय अक्ष क्या कहते हैं। भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष संपाती नहीं होते, उनके मध्य लगभग 17 अंश का कोण बना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक, अब भूचुंबकीय याम्योत्तर, तो भूचुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या है, भूचुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। और भूचुंबकीय निरक्ष क्या होता है, तो भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को क्या है, भूचुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग देखेंगे भूचुंबकीय तत्व क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, धन्यवाद। हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में चुंबकत्व, भूचुंबकत्व के बारे में जाना था क्या कि एक पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा उसके अध्ययन के लिए कुछ हमने जो परिभाषित जो तत्व है उसको क्या है, परिभाषित किया था, है ना, जो मानक है उसके बारे में जाना था। तो आज हम लोग देखेंगे भूचुंबकीय तत्व के बारे में, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चुंबकत्व को अध्ययन करने के लिए किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और कौन कौन से हैं वो तत्व, तो पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण जिसे क्या कहते हैं, नति कोण भी कहते हैं, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। ठीक, तो हम लोग 1 बाय 1 सभी को जानेंगे। सबसे पहले दिक्पात का कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्क्लिनेशन। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहा जाता है। इसका मान स्थान पर बदलता रहता है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात कोण क्या है, किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में ये क्या है,
भौगोलिक यामी उत्तर है, और ये जो समतल है वो क्या है, चुंबकीय यामी उत्तर है। दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे, दिक्पात कोण। ये जो शैडो बनाया गया है, क्रॉसेस है ना, क्रॉस वाला, जिसे ब्लैक में ये किया गया है वो क्या है, चुंबकीय यामी उत्तर। और ये जो वाइट प्लेन है वो क्या है, ये क्या है, भौगोलिक यामी उत्तर है, और ये वाइट प्लेन क्या है, चुंबकीय यामी उत्तर है। दोनों के बीच में क्या है, अल्फा कोण बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। याद रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं। तो ऊपर बताया जा चुका है कि ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने में स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षैतिज दिखाव भी भिन्न भिन्न होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से चुंबकीय सुई को हटाते जा रहे थे तो क्या है, अलग अलग हमें प्रेक्षण प्राप्त होते जाता था, ठीक। और ध्रुव पे क्या है, वह एक ऊर्ध्वाधर हो जाता था, ठीक। तो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तथा अपने गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अर्थात ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तथा अपने गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए, यह क्या है, अक्ष है ना। कौन सा अक्ष, पृथ्वी का गुरुत्व अक्ष, ठीक। तो इसके साथ इस कोण केंद्र से जो रेखा जा रही है क्षैतिज में, है ना, क्षैतिज में, उसके साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या है, नमन कोण कहते हैं। वास्तव में किसी भी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ठहरता है। अतः नमन कोण को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। भूचुंबकीय निरक्ष पर ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर होती है, अतः वहाँ पर नमन कोण का मान क्या होता है, समांतर है, तो उस स्थिति में 0 होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर सुई पूर्ण रूपेण ऊर्ध्वाधर होती है, अतः वहाँ पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है। नमन कोण का मापन नतिमापी डीप सर्कल की सहायता से किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता H, ठीक। तो क्या है, हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षैतिज से जो झुकाव होता है वह भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न भिन्न कोण बनता है, अतः प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 2 घटकों में हम लोग वियोजित कर सकते हैं। एक है क्षैतिज घटक, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता भी कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रायोगिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक। हम लोग साधारणतः H को ही प्रयोग करते हैं, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, ठीक। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर घटक।
इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता भी कहते हैं और इसे V से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब हम लोग देखते हैं I, H, V और थीटा में संबंध।